मेरा नाम मोहम्मद माइनुद्दीन है। मेरा घर बंदर नगरी चिटगांव में है। हमारा परिवार चिटगांव शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार है। मेरे पिता किसान हैं। बचपन से ही मैंने देखा कि पिता खेती करके बड़ी मुश्किल से हमारा घर परिवार चलाते थे। बचपन से ही मैं काफी मेधावी छात्र था। इसी कारण कक्षा 5 में मुझे छात्रवृत्ति मिली। लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या मेरा चेहरा था। मैं बिल्कुल काला था। मुझे कोई पसंद नहीं करता था। कहते हैं बचपन में लोग मुझे गोद में लेने से भी डरते थे। मेरी आंखों से लेकर शरीर के लगभग सभी अंग बिल्कुल श्याम वर्ण थे। मेरा रंग इतना काला था कि रात में अगर मैं चलता तो अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं देता, जबकि मेरे माता पिता दोनों ही सुंदर थे। मुझे समझ नहीं आता था कि अल्लाह ने मुझे इतना काला क्यों बनाया। हाँ, मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना था मेरी माँ की शादी से पहले किसी किस्म के जिन मेरी माँ को तकलीफ देते थे। उसी वजह से मैं इतना काला पैदा हुआ। मेरा रंग इतना गहरा था कि आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखने से भी डर लगता था। स्कूल में सब मुझे काइला कहकर पुकारते थे। उस समय मेरी माँ मुझे दिलासा देती थी। वे कहती, कुरान के अक्षर भी काले हैं, काला भी सुंदर है। सब कुछ अल्लाह की ही रचना है, इसलिए मन छोटा करने की कोई बात नहीं है। इसी तरह माँ के शब्दों से साहस पाकर मैं बड़ा होता रहा। एक समय हमारे इलाके के स्कूल से मैंने एसएससी की परीक्षा दी। अल्लाह की असीम रहमत से बहुत अच्छा परिणाम किया। इसके बाद स्थानीय एक कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद हमारे परिवार की स्थिति बिगड़ने लगी। मेरे पिता बहुत कमजोर हो गए। पहले जैसी मेहनत अब नहीं कर पाते थे। पहले खेत पर खेत जोतते थे, अब दिन प्रतिदिन घर में बैठे रहते। नतीजतन घर की आमदनी कम हो गई। मैं सोचने लगा क्या किया जाए। परिवार की हालत खराब हो रही है, ऊपर से मेरी पढ़ाई का खर्च, छोटे भाई बहनों का खर्च, सब मिलाकर बहुत दबाव बढ़ गया। इधर मेरे दोस्त नए कपड़े खरीदते, घूमते फिरते, मौज मस्ती करते। मैं वो सब नहीं कर पाता था। दिन प्रतिदिन वही एक शर्ट, वही एक पैंट पहनकर रहना पड़ता। दुख दर्द में ही मेरे दिन बीतते जाते। एक समय मेरे एक सहपाठी ने मुझे एक सलाह दी। उसने कहा, चूंकि पिता की आमदनी पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई है, इसलिए अगर मैं चाहूं तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर सकता हूं। इससे ठीक ठाक आमदनी हो जाएगी। दोस्त की सलाह मानकर मैंने ट्यूशन शुरू किया। अलग अलग घरों में जाता, छोटे बड़े हर उम्र के लड़के लड़कियों को पढ़ाता, हर एक से 300-400 रुपए लेता। इससे मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी। घर का खर्च देने के बाद भी मेरे पास पैसे बच जाते। हमारे इलाके में उस समय ट्यूशन के लिए शिक्षक मिलना कठिन था, इसलिए मेरी मांग गांव में बहुत बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह दिन बीतने लगे। मैं इंटर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में पहुंच गया। एक बात याद रखिए, जब आदमी की जेब में पैसे नहीं होते तो सपने भी नहीं होते, और जब पैसे आते हैं तो आंखों में तरह तरह के रंगीन सपने तैरने लगते हैं और खर्च करने के नए नए रास्ते तलाशने लगते हैं। मेरी जेब में भी ट्यूशन के पैसे आने लगे, लेकिन कहाँ खर्च करूं, किस पर खर्च करूं, यही सोचकर मैं परेशान हो गया। खर्च करने के बहाने ढूंढने लगा। दोस्तों के साथ सिनेमा देखना, गलत जगहों पर घूमना, ऐसी बहुत सी चीजें करने लगा। इसी बीच हमारे कॉलेज की एक लड़की, नाम था नाहिदा, मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, जबकि उससे पहले मैंने कभी किसी लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया था। एसएससी तक पढ़ाई की, कॉलेज में पहुंचा, लेकिन कभी किसी लड़की के प्रति आकर्षण महसूस नहीं किया। लेकिन जेब में पैसे आने के बाद तो पूरी दुनिया ही जैसे रंगीन लगने लगी। नाहिदा मुझे बहुत पसंद आने लगी। वो चिटगांव की ही स्थायी निवासी थी। मैंने कुछ दोस्तों के जरिए नाहिदा को प्रेम प्रस्ताव भिजवाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। कारण सीधा था, नाहिदा कॉलेज की गिनी चुनी सुंदरियों में से एक थी और मैं था सबसे काला, सबसे उपेक्षित लड़का। इतना काला था कि लड़कियां मुझसे बात करने से भी डरती थीं। फिर भी अल्लाह ने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसा ही हूं। मैं इंसान हूं, उसकी सबसे बेहतरीन रचना। इसलिए नाहिदा को पसंद करना मैं रोक नहीं सका, लेकिन उससे सीधे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हुई। तब मैंने सोचा नाहिदा की सहेली से बात की जा सकती है। उससे दोस्ती करके नाहिदा के बारे में जानने लगा। उसका परिवार कैसा है, वो कैसी है, ये सब पूछने लगा। लेकिन एक दिन सहेली से ऐसा समाचार मिला जिसने मेरी पूरी दुनिया अंधकारमय कर दी। पता चला नाहिदा का हमारे इलाके के एक बड़े भाई के साथ संबंध है। वो हमारी ही उम्र का था, लेकिन थोड़ा बड़ा कहा जा सकता था। उसने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन एक मोबाइल की दुकान चलाता था। उस समय मोबाइल बहुत आम नहीं था।
सिर्फ अमीर रईस लोगों के पास ही होता था और नाहिदा का संबंध उसी के साथ। ये जानने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा कि बताया नहीं जा सकता। जिस इंसान को मैं इतना चाहता हूं, जिसके लिए आंखों में ढेरों सपने देखे, जिसके साथ एक दिन छोटा सा सुख का घर बनाने की सोचता हूं, वही इंसान अगर किसी और के प्यार में डूबा हो, ये मैं सहन नहीं कर पा रहा था। अनजाने ही आंखों में आंसू आ जाते। पढ़ाई में रुचि खो बैठा। ठीक से कॉलेज नहीं जाता था, पढ़ाई नहीं करता था, बच्चों की ट्यूशन भी पहले की तरह नहीं लेता था। दिन ब दिन लापरवाही, शरारत और बिगड़े हुए जीवन में डूबता जा रहा था। हमारी इलाके में एक भाभी थी, नाम हिना भाभी। उनके पति सऊदी अरब में रहते थे। हिना भाभी की एक बेटी थी जो क्लास 5 में पढ़ती थी। मैं उसे पढ़ाता था, लेकिन अचानक कुछ दिनों तक पढ़ाने नहीं गया तो एक दिन हिना भाभी हमारे घर आई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है, मेरी बेटी को पढ़ाने क्यों नहीं जा रहा? मैंने कहा, भाभी मेरा मन अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने कहा, आज रात आना, तुमसे कुछ बात करनी है। उस दिन रात को जब मैं लड़की को पढ़ाने गया, पढ़ाई खत्म करने के बाद हिना भाभी ने बहुत सा नाश्ता मेरे सामने रख दिया। खाने के लिए कहा, मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा। मैंने कारण पूछा तो बोली, तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मैं टालना चाहता था, लेकिन उन्होंने समझाया, इतना बुरा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बात। बाद में मैं बैठ गया। तब उन्होंने कहा, तुम्हारे अम्मा अब्बा मेरे पास बहुत रोए हैं, तुम्हें कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तुम भी कभी उनका नाम रोशन किए थे, बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमाए थे, तो अचानक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक से पढ़ाई नहीं करते, खाना पीना नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, पागलपन करते हो, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, असल में इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ खाली खाली सा लगता है। तब उन्होंने कहा, ये उम्र ही ऐसी होती है, कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है, इंसान खुद भी नहीं समझ पाता। खैर, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, बस एक सवाल पूछूंगी, उम्मीद है तुम सही जवाब दोगे। मैंने कहा, अच्छा, छिपाऊंगा नहीं, मेरे मन खराब होने के पीछे कारण है। ये आपको कैसा लगेगा पता नहीं, लेकिन यही कारण मुझे अंदर से जला रहा है। सो नहीं पाता, पढ़ाई नहीं कर पाता, खाना पीना नहीं कर पाता। भाभी तब बोली, क्या बात है, मुझे बताओ। मैंने कहा, भाभी, बचपन से ही अल्लाह ने मुझे काला बनाया है, देखने में बदसूरत था। बचपन में जब बाकी बच्चों को सब गोद में लेते थे, मुझे सिर्फ मेरे माँ बाप ही गोद में लेते थे। जहां भी जाता लोग अजीब नजरों से देखते, नफरत करते। सब कहते कि मैं इतना काला हूं कि किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। भाभी जानती है, मेरा सीना फट जाता है। काला मैंने खुद को नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह की बनाई हुई मैं भी एक रचना हूं, इंसान हूं, तो फिर लोग मेरे बारे में ऐसे कटु टिप्पणी क्यों करते हैं? उन्होंने मुझसे कहा, तू मन खराब मत कर, सही बात बता, तेरे मन खराब होने की असली वजह क्या है? तब मैंने कहा, भाभी, काला इंसान होकर भी मैंने अपने कॉलेज की एक बहुत सुंदर लड़की से प्यार कर लिया है। नाहिदा नाम की उस लड़की को मुझे बेहद अच्छा लगा। उसके साथ घर गृहस्थी बसाने का थोड़ा सा सपना भी देखा था। लेकिन अचानक पता चला कि नाहिदा तो हमारे कॉलेज के सामने जो मोबाइल की दुकान है, उस दुकान के मालिक परेश भाई से प्यार करती है। परेश भाई तो देखने में बहुत सुंदर है, लंबे चौड़े हैं, इसलिए जब वो परेश भाई से प्यार कर रही है तो मेरे साथ तो कभी प्यार नहीं करेगी। भाभी ने तब कहा, सुन, मन खराब मत कर, औरत का दिल कब बदल जाएगा ये समय पर निर्भर नहीं करता, तो हिम्मत मत हार। मैंने कहा, भाभी, हिम्मत रखकर भी क्या करूंगा, वो तो अब मेरी नहीं रही। भाभी ने मुझे समझाया, बेवकूफ लड़के, ध्यान से सुन, तू धीरे धीरे उससे बातें किया कर, पहले दोस्ती बना। देख, वो लड़का चाहे जितना सुंदर हो, उसकी कोई ना कोई खराबी जरूर होगी। तू वो ढूंढ निकाल और लड़की को बता, तब देखना तू उसके नजर में अच्छा इंसान बन जाएगा। और जब तू उसकी नजर में अच्छा इंसान बन जाएगा तो वो तुझ पर भरोसा करेगी, और भरोसा करने के बाद एक दिन प्यार भी कर सकती है। भाभी की ये बातें सुनकर मैं हैरान होकर बोला, भाभी, आप जो सोच रही हैं असल में बात वैसी नहीं है। नाहिदा मुझे कभी प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो तो हमारे कॉलेज की गिनी चुनी सुंदर लड़कियों में से एक है। भाभी ने फिर मुझे समझाया, तू मन खराब मत कर, तू कोशिश कर, हिम्मत मत हार।
भाभी की ये बातें सुनने के बाद मेरे भीतर नए सिरे से आत्मविश्वास जागा। लगा अगर मैं सचमुच कोशिश करूं तो किसी न किसी तरह नाहिदा को अपने प्यार के जाल में खींच पाऊंगा। फिर मैंने धीरे धीरे नाहिदा से बातें करना शुरू किया। प्यार मोहब्बत की नहीं बल्कि दोस्ताना बातें। चूंकि हम एक ही कॉलेज एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए धीरे धीरे हमारे बीच ठीक ठाक दोस्ती हो गई। मिलते ही पूछता, नाहिदा कैसी हो, कहां जा रही हो, खाना पीना कर रही हो ना। मैं काला दिखता था, इसलिए शायद वो सोचती थी अगर मेरे साथ अच्छा बर्ताव ना करेगी तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए वो मेरे साथ सभ्य और अच्छी तरीके से बात करती। ऐसे ही हमारे बीच एक तरह की दोस्ती बन गई। लेकिन इस रिश्ते के बीच भी नाहिदा ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो परेश भाई को प्यार करती है। एक दिन शाम को कॉलेज की छुट्टी होने से पहले मैंने देखा परेश भाई कॉलेज के सामने एक कटहल के पेड़ के नीचे खड़े होकर मोबाइल पर किसी से बरसात में घूमते घूमते बातें कर रहे हैं। मैं और नाहिदा तब कॉलेज की दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास खड़े थे। वहां से परेश भाई साफ दिखाई दे रहे थे। नाहिदा बार बार उनकी तरफ देख रही थी और मोबाइल लेकर बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन पर सिर्फ वेटिंग दिखा रहा था। काफी देर तक कॉल करने के बाद मैंने कहा, नाहिदा तुमसे एक सवाल करूं, नाराज तो नहीं हो कि? वो बोली, नहीं, क्यों नाराज होंगी, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कोई भी सवाल कर सकते हो। मैंने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम काफी देर से किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही हो, किसे कॉल कर रही हो? वो बोले, नाम बताना मुमकिन नहीं, लेकिन आजकल उस पर थोड़ा शक हो रहा है, फोन करने पर अक्सर वेटिंग दिखाता है। तब मैंने कहा, क्या तुम परेश भाई को कॉल कर रही हो? वो चौंक कर बोली, हां, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा, क्योंकि परेश भाई तो सामने ही खड़े होकर किसी से बातें कर रहे हैं। असल में परेश भाई बहुत देर से किसी से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर पहले मैं उधर जाकर देखा कि वो एक लड़की से फोन पर बात कर रहे हैं। तब मैंने नाहिदा से कहा, हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि परेश भाई का पहले से ही एक लड़की के साथ रिश्ता है और वो लड़की मेरी भी जान पहचान की है। असल में क्यों, किस लिए, किस उद्देश्य से मैंने ये बात कह दी, मैं खुद भी नहीं जानता था, अचानक ही कह दिया था। ये बात सुनने के बाद नाहिदा ने मुझसे कहा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि वो किसी और लड़की के साथ रिश्ते में है? मैंने कहा, मैं 100 बार साबित कर सकता हूं, मेरे पास सबूत भी है, चाहो तो तुम्हें दिखा सकता हूं। तब नाहिदा ने कहा, सच? तो मुझे सबूत दो कि वो किसी और से प्यार करता है। मैंने कहा, जरूर दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक से सबूत दूंगा। तब मैंने नाहिदा से कहा, बस तुम उससे थोड़ा दूर रहना, वो बहुत अच्छा इंसान नहीं है, किसी भी लड़की से 2-3 दिन बातें करता है, फिर उसे होटल ले जाता है, इस्तेमाल करता है और बाद में छोड़ देता है। ये बातें सुनकर नाहिदा की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल टूट गया। बारिश में भीगते भीगते वो घर चली गई। मैं घर लौट आया। उस समय मेरे पास मोबाइल फोन था। शाम को नाहिदा ने मुझे फोन किया। फोन पर उसने कहा, मयुद्दीन, तुमने जो कहा है उसका सबूत देना होगा। अगर सबूत नहीं दोगे तो मैं परेश भाई को कह दूंगी कि तुमने उसके बारे में ऐसी बातें की हैं। ये सुनने के बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। लग रहा था भले ही मैंने अच्छे इरादे से बात कही हो, सब कुछ उल्टा हो गया। अगर नाहिदा सचमुच परेश भाई को कह दे तो परेश भाई अपने लोगों को लेकर आकर मुझे मार देगा। डर के मारे मैंने नाहिदा से कहा, देखो, तुम परेश भाई से कुछ मत कहना। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं कह दूंगी। अगले दिन कॉलेज जाकर फिर नाहिदा ने मुझे पकड़ा। बोली, अगर ये साबित नहीं कर सकोगी कि परेश भाई किसी और से प्यार करता है तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हें जरूर कहना होगा। उसके दबाव में मैंने कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दो, मैं 2 दिन के भीतर सब डिटेल निकालकर तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन इन 2 दिनों से पहले तुम परेश भाई को कुछ नहीं कहोगी। नाहिदा मान गई, लेकिन शर्त रखी, 2 दिन के भीतर अगर सबूत नहीं दे पाए तो मैं सब परेश को बता दूंगी। तब मैंने नाहिदा से पूछा, अगर मैं सचमुच साबित कर दूं कि परेश भाई का किसी और लड़की से रिश्ता है तो तुम क्या करोगी? नाहिदा बोली, तुम मुझसे जो चाहोगे मैं वही दूंगी। मैं हैरान होकर पूछा, सच? वो बोली, हाँ, अगर साबित कर सको तो मैं वही करूंगी जो तुम चाहोगे। इन बातों के बाद शाम को मैं घर लौटा। रात को हिना भाभी की बेटी को पढ़ाने गया, लेकिन पढ़ाते समय मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, बिल्कुल दूसरी सोच में डूबा हुआ था। हिना भाभी ने गौर किया कि मैं अजीब बर्ताव कर रहा हूं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मोइन, तुम्हारा क्या मन खराब है? मैंने कहा, नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस एक बात को लेकर बहुत टेंशन में हूं। भाभी तो मुझे बहुत अच्छे से समझती थीं, मेरे चेहरे की तरफ देखकर ही बहुत कुछ समझ लेती थीं।
तब उन्होंने पूछा, क्या तुम नाहिदा को लेकर टेंशन में हो? मैं चुप रहा और आखिर में कहा, हाँ भाभी, नाहिदा को लेकर ही चिंता में हूं। मैं सचमुच एक मुसीबत में फंस गया हूं। भाभी बोली, किस तरह की मुसीबत? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकूं। मैंने भाभी से कहा, ये घटना मतलब विस्तार से 2-1 दिन में जो कुछ हुआ सब आपको बताता हूं। सब कुछ सुनने के बाद भाभी बोली, ये तो बहुत कठिन कुछ नहीं है, तुम आसानी से समाधान कर सकते हो, और अगर जरा सा पता करोगे तो देखोगे कि वो जरूर किसी न किसी लड़की के साथ रिश्ते में है। इतना सुंदर लड़का सिर्फ एक ही के साथ रिलेशन में है, ये मानना मुश्किल है। तब मैंने कहा, भाभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जितना मैं परश भाई को जानता हूं, वो लगभग अच्छे इंसान हैं, बुरे नहीं। वो किसी और से रिश्ता रखेंगे ये मैं मान ही नहीं सकता। भाभी बोली, तुम एक काम करो, उस लड़की से 1 हफ्ते का समय लो। मैंने पूछा, किस लड़की से? वो बोली, नाहिदा से। उसे कहना 1 हफ्ते बाद तुम्हें सबूत मिलेगा कि ये लड़का सिर्फ फोन पर बातें ही नहीं करता और भी बहुत कुछ करता है। इस तरह समझाकर उससे 1 हफ्ते का समय ले लो और उस लड़के का नंबर मुझे दे दो। मुझे पता है कैसे लड़कों को काबू में करना है। नंबर दोगे तो मैं उसे फंसा लूंगी, उससे बातें करूंगी और वो बातचीत तुम रिकॉर्ड करके अपनी गर्लफ्रेंड को सुना देना। फिर देखना सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। मैंने कहा, क्या आप सच में कर पाएंगी? भाभी बोली, बिल्कुल कर पाऊंगी। तब मैंने परश भाई का नंबर दे दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे के करीब जब मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था तो देखा हिना भाभी हमारे घर में। मैं तो हैरान, सोचा शायद कोई झगड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे बुलाकर घर के पीछे ले जाकर कहा, तुम मुझे क्या खिलाओगे बताओ? मैंने कहा, आप क्या खाना चाहती हैं और क्यों खिलाना चाहती हैं? वो बोली, मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा भला किया है। मैं हैरान होकर बोला, कौन सा भला? वो बोली, कल रात मैंने उस परश नाम के लड़के से बातें की, उसे पूरी तरह फंसा लिया। अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया। तब उन्होंने उसके मैसेज दिखाए जिनमें बहुत नजदीकी बातें हो रही थीं। मैं बस हैरान आंखों से देखता रह गया। भाभी बोली, आज ही तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सबूत दे सकोगे। 3 दिनों के भीतर सब साफ हो जाएगा। अगले दिन कॉलेज गया तो नाहिदा ने मुझसे पूछा, तुम तो कह रहे थे सबूत दोगे, लेकिन अब तक तो कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा, मुझे और 3 दिन का समय दो, सब दिखा दूंगा। नाहिदा बोली, 3 दिन से ज्यादा मगर नहीं होगा। उसके बाद भाभी ने मुझसे कहा कि आज रात मैं उस लड़के से बहुत खराब भाषा में बातें करूंगी, तुम सब रिकॉर्ड करना। मैंने फोन पर वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन नाहिदा को अलग से बुलाकर मस्जिद के पास ले गया। मैंने कहा, नाहिदा, तुम मस्जिद छूकर वादा करो कि किसी को कुछ नहीं कहोगी। तुम्हें अभी सबूत दूंगा कि परेश भाई इश्के में है। मैंने कहा, ठीक है, तो सुनो, तुम मस्जिद के कमरे को हाथ लगाकर कसम खाओ कि ये बात किसी को नहीं बताओगी। नाहिदा ने हाथ रखकर कसम खाई और बोली, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, अब सबूत दो। तब मैंने भाभी और परश भाई की सारी रात की गंदी बातें, पूरी चर्चाओं की रिकॉर्डिंग जो मैंने छिपाकर रखी थी, नाहिदा को सुना दी। मैंने कहा, सुनो नाहिदा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड परश कितना नीच है, देखो लड़कियों से कैसी गंदी बातें करता है। ये सुनने के बाद नाहिदा फूट फूट कर रोने लगी और मुझे पकड़कर लगातार रोती रही। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम मत रो, ये इंसान बहुत बुरा है। कॉलेज में आने के बाद ही मुझे पता चला कि वो कई लड़कियों से रिश्ते में है। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझसे रिश्ता रखोगी या नहीं, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। इसी बीच परश भाई फोन करता रहा। गुस्से में नाहिदा ने मेरे सामने ही अपना फोन तोड़ दिया। तब मैंने अपने फोन से सिम निकालकर उसे दे दिया। पहले वो लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने जबरदस्ती दे दिया। इसके बाद से उसकी और परश भाई की बातचीत बंद हो गई। दोपहर में कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैं घर जा रहा था, परश भाई ने आकर कहा, मईउद्दीन, तुम्हारे कॉलेज के बाद नाहिदा का फोन क्या हुआ? मेरी कॉल तो रिसीव ही नहीं करती। मैंने कहा, भाई अब वो दूसरी तरफ व्यस्त है। इस तरह मैंने नाहिदा और परश भाई के बीच दूरी बना दी। नाहिदा तब मुझसे अच्छा व्यवहार करने लगी। मैंने उसे नया फोन खरीद कर दिया और जब भी परश भाई की याद आती वो मुझे कॉल करती, रोती और कहती, परश ने मुझे धोखा दिया, झूठा प्यार दिखाया। लगभग 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। परश भाई तब भी पीछे पीछे घूमता रहता। एक दिन कॉलेज कैंपस में बैठकर मैंने नाहिदा से कहा,
तुम्हें याद है, 1 हफ्ते पहले तुमने कसम खाई थी, अगर मैं साबित कर दूं कि परश किसी और से रिश्ते में है तो तुम मुझे वो दोगी जो मैं चाहूंगा। नाहिदा बोली, हाँ याद है। मैंने सीधे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नाहिदा हैरानी से मेरी ओर देखने लगी। मैंने कहा, हाँ मैं दिल से कह रहा हूं, तुमने मुझसे वादा किया था, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि परश दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते में है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी घर की पत्नी बनो। पहले वो थोड़ी झिझकी, फिर बोली, असंभव तो कुछ नहीं, तुम काले हो सकते हो लेकिन तुम्हारे चरित्र पर दाग नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया था, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। तो मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम राजी हो तो 2-1 दिन के भीतर ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तब नाहिदा बोली, लेकिन बात यह है कि ये बात किसी को बताई नहीं जा सकती, क्योंकि परश बहुत खराब है। अगर उसे पता चल गया तो बड़ी मुसीबत कर देगा। और एक और बात है, मेरा परिवार भी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि तुम बहुत काले हो और तुम्हारे परिवार की बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा परिवार कभी राजी नहीं होगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा परिवार राजी नहीं होगा, इसमें मेरी कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हारे परिवार को जरूरी नहीं मानता और उनके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। अगर तुम राजी हो तो तुम्हारी इच्छा से ही मैं तुमसे शादी करूंगा। वो बोली, ठीक है, अगर तुम सिर्फ मेरी इच्छा से मुझसे शादी करोगे तो परिवार को बताने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप शादी कर लो। अगले दिन मैंने कहा, ठीक है, तुम बैग में एक साड़ी लेकर आना, बाकी इंतजाम मैं कर लूंगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर हमने कॉलेज के पास जो काजी ऑफिस था वहां जाकर मैं और नाहिदा ने निकाह कर लिया। शादी के बाद हम पति पत्नी की तरह अलग अलग जगह घूमते, समय बिताते। स्वाभाविक रूप से हमारे बीच रोमांस और प्यार की बातें भी होती थीं। धीरे धीरे ये खबर काना फूसी से होती हुई आखिरकार परश भाई के कानों तक पहुंच गई। एक दिन कॉलेज के सामने परश भाई ने मुझे रोककर कहा, मयुद्दीन, तुम्हारा और नाहिदा का रिश्ता क्या है? मैंने कहा, भाई मैं नाहिदा से प्यार करता हूं। तब परश भाई बोला, तुम जानते हो मेरा और नाहिदा का लगभग 5 साल का रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं। वो हमारे मोहल्ले की लड़की है, अचानक से तुम उसके साथ रिश्ता कैसे बना लिए? ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा, भाई वो आपको पसंद नहीं करती, उसने तो आपको पहले ही कह दिया था कि अब बात नहीं करेगी। अब वो मुझसे प्यार करती है, मैं उसके साथ रिश्ते में हूं और एक बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, मैंने सिर्फ उससे रिश्ता ही नहीं बनाया बल्कि उससे निकाह भी कर लिया है। ये सुनते ही वो इतना भड़क गया कि मुझे घूर कर देखता ही रहा, जैसे उसी वक्त मेरा गला दबाकर मार देगा। मैंने फिर कहा, भाई मैं सच कह रहा हूं, मैंने सिर्फ नाहिदा को पसंद नहीं किया, मैंने उससे काबिन करके शादी भी की है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ गया। उसी रात मैंने नाहिदा से बात की, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि मैंने परश भाई को सब कुछ बता दिया है, क्योंकि अगर बता देता तो वो मुझसे नाराज हो जाती। अगले दिन कॉलेज जाकर देखा तो परश भाई ने मुझे अपनी दुकान पर बुलाया। वहां एक कुरान शरीफ लाकर बोला, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाकर बोल, तूने सचमुच नाहिदा से निकाह किया है? मैंने कहा, मेरा वुजू नहीं है, पहले वुजू कर लूं। वुजू करने के बाद कुरान पर हाथ रखकर मैंने कहा, भाई मैं अल्लाह की पवित्र कुरान की कसम खाकर कहता हूं, मैंने नाहिदा से निकाह किया है, काबिल करके ही शादी की है। यह सुनते ही उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि बयान करना मुश्किल है। आसपास उसके कुछ दोस्त भी थे, वे भी शामिल हो गए। सब मिलकर मुझे कुत्ते की तरह पीटने लगे। इतनी मार खाई थी कि उसका वर्णन करना असंभव है। आखिरकार वो जुल्म सहन न कर पाने पर मैं बेहोश हो गया। बाद में मुझे अस्पताल ले जाया गया। कुछ ठीक होकर जब दोबारा कॉलेज आया तो पूरा मामला सबके बीच फैल चुका था। नाहिदा के माँ बाप के कानों तक ये खबर पहुंच गई। बाद में मैंने अपने माँ बाप को भेजा उनसे बात करने के लिए। बातचीत के बाद वे किसी तरह से राजी हुए, लेकिन राजी होने पर भी समस्या बनी रही। मैं और नाहिदा हम दोनों कॉलेज नहीं जा पाते थे, क्योंकि जैसे ही कॉलेज जाते परश भाई के लड़के पीछे पड़ जाते। हर वक्त तरह तरह की मुसीबत करते, नाहिदा को देखते ही उससे झगड़ा करते। लेकिन मेरे साथ तो झगड़ा और भी ज्यादा था। जहां मिलते मुझे मारने के लिए टूट पड़ते। इतना जुल्म करते जिसकी कोई हद नहीं। उसके कारण ना मैं कॉलेज जा पा रहा था, ना बाहर जा पा रहा था। ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हर तरफ से मुश्किलें घेरने लगी। आखिरकार समझ गया कि मेरी पढ़ाई पूरी तरह रुक गई है। कॉलेज जाना बंद हो गया।
मेरे माँ बाप कहने लगे, कॉलेज गया तो परश तुझे मार डालेगा, उसने तो तुझे मारने के लिए ढाका से किलर तक भाड़े पर बुलाया है। तब मैं पूरी तरह घर में कैद हो गया, घर से बाहर निकलना बंद, हमेशा कमरे में ही रहना। मेरे अब्बा सोच में पड़ गए कि अब किया क्या जाए। घर की हालत भी बहुत खराब थी। पहले कुछ ट्यूशन करता था, वहां से थोड़े बहुत पैसे आते थे, लेकिन परश भाई से झगड़े के बाद अब ट्यूशन भी छोड़ना पड़ा। छोटी बहन की शादी हाल ही में हुई थी और छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ रहा था। इसी हालत में धीरे धीरे नाहिदा का परिवार भी सब कुछ जान गया। नाहिदा बार बार मुझे फोन करके कहती, तुम अपने अब्बा को भेजो, सब मामला साफ करो। तब मैंने अपने माँ बाप को भेजा। उन्होंने जाकर नाहिदा के माँ बाप से बहुत बातें की, समझाया। आखिरकार किसी तरह नाहिदा के माँ बाप को मान लिया। लेकिन जब वे हमारे घर आकर मुझे देखे तभी शादी से पीछे हट गए। कहने लगे, हम अपनी सुंदर बेटी को कभी ऐसे काले लड़के के हाथ में नहीं सौंपेंगे। मैंने कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिश्ता भी बना चुके हैं, शादी भी कर चुके हैं। तब नाहिदा के एक मामा बोले, जिसकी नजर में जो अच्छा लगे वो ही उसके लिए सबसे सुंदर होता है। चूंकि दोनों ने रिश्ता भी किया है और शादी भी की है, तो अब ये पति पत्नी है। पति पत्नी को हम अलग नहीं कर सकते। इन्हें घर बसाने दो, ये अपना घर बसाएं और खुश रहें। लेकिन नाहिदा के पिता जिद पर अड़े रहे। बोले, मैं अपनी बेटी को इस लड़के के हाथ में कभी नहीं दूंगा। बहुत आपत्ति के बावजूद आखिरकार चूंकि नाहिदा खुद राजी थी तो हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद घर बहुत तंगी में पड़ गया। पढ़ाई तो पहले ही छूट चुकी थी, ऊपर से घर चलाने लायक कुछ भी नहीं था। पहले मैं ट्यूशन करके पैसा कमाता था, लेकिन अब ट्यूशन भी नहीं कर पाता था। शाम के बाद बाहर नहीं निकलता, अकेले कहीं जाता भी नहीं, क्योंकि अगर जाता तो परश भाई छिपकर हमला कर देता। वो सबको कहता फिरता, मैं इसे जहां भी देखूंगा मार ही डालूंगा। परश भाई के डर से आखिरकार मेरे परिवार ने फैसला किया कि मुझे विदेश भेज देंगे। मैं पहले तैयार नहीं था, लेकिन अब्बा अम्मी ने कहा, विदेश चला गया तो इन सब समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और कुछ कमाकर अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाएगा। तब अब्बा ने अलग अलग लोगों से संपर्क किया। एक चचेरा भाई था, उसका बेटा कतर में रहता था। अब्बा ने उससे बात की। उसने कहा, कतर का वीजा नहीं दिला सकता, लेकिन सऊदी अरब में उसका एक दोस्त है, वो वीजा दिला सकता है। बाद में उस दोस्त से मेरी बात हुई। उसने कहा, फ्री वीजा के लिए 6 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा, इतना पैसा हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन अब्बा को बताया तो उन्होंने कहा, मुमकिन हो या नामुमकिन, पैसे का इंतजाम करना ही होगा। किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करके मुझे सऊदी अरब भेजना ही होगा, ये फैसला कर लिया मेरे अब्बा ने। फिर उन्होंने अपनी धान की जमीनें बेचकर कुछ पैसे जुटाए। उसी पैसे से विदेश भेजने की तैयारी शुरू हुई। मेरे भाई ने अपने दोस्त से संपर्क किया और कुछ ही दिनों में मेरा वीजा हो गया। उधर नाहिदा के माँ बाप भी धीरे धीरे मान गए, लेकिन वे हमारे घर ज्यादा नहीं आते थे और मैं जाता भी तो ज्यादा बात नहीं करते थे। मुझे काला दामाद समझकर जैसे दूरी बनाए रखते थे। इसलिए मेरा विदेश चले जाना सबको अच्छा ही लगा। इस तरह मैंने अब्बा अम्मा का सपना तोड़ दिया। मैं एक समय बहुत अच्छा छात्र था, मेधावी भी था, फिर भी इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दी। नाहिदा ने भी परीक्षा नहीं दी। वीजा की प्रक्रिया पूरी होते ही मैं सऊदी अरब चला गया। मैं नाहिदा से बहुत मोहब्बत करता था। जितना करता था वो शब्दों में बताना नामुमकिन है। जब भी वो पैसे मांगती, मैं पागलों की तरह भेज देता ताकि मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ ना हो। मेरी चाहत बस यही थी कि वो मुझे समझे, मुझसे मोहब्बत करे और किसी और की तरफ ना जाए। लगभग 2 साल हमने गृहस्थी चलाई। इन 2 सालों में जितनी कमाई की उसका आधा से भी ज्यादा नाहिदा को दे दिया। उसे शॉपिंग का शौक था तो मैं उसकी हर इच्छा पर पैसे खर्च करता था। लेकिन 2 साल बाद एक दिन नाहिदा ने मुझे फोन करके कहा, क्या तुमने मुझसे शादी करते वक्त परश भाई के बारे में कुछ छुपाया था? मैंने कहा नहीं, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि मैं झूठ बोल रहा हूं। असल में उसे ये बात कैसे पता चली आज तक मेरी समझ से बाहर है। शायद हीना भाभी ने बताया, शायद परश ने। सब कुछ जानने के बाद नाहिदा बहुत गुस्सा हो गई। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। जब भी बोलती मुझे बेवफा, छोटा आदमी कहकर गाली देती। मुझे बहुत बुरा लगता क्योंकि वो मेरी घर की बीवी थी, लेकिन वो मेरे दुश्मन की ही तारीफ करती रहती थी मेरे सामने ही। परश भाई ने मुझे मारा, नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि मेरी छोटी बहन के ससुराल में भी दिक्कत खड़ी की। इतने नुकसान के बाद भी नाहिदा बार बार उसका नाम लेती।
मैं सहन नहीं कर पाता। धीरे धीरे हमारे बीच झगड़े बढ़ते गए। मैं गुस्से में फोन पर नाहिदा को गालियां देता, वो उन्हें रिकॉर्ड कर लेती और बाद में अपने पिता को सुनाती। उसके पिता ने सुनकर कहा, अब इस लड़के के साथ कोई गृहस्थी नहीं, तलाक दे दो। हमारी बेटी इतनी सुंदर है, उसे कोई भी लड़का शादी करेगा। इसके बाद चंद पलों में ही सब खत्म हो गया। नाहिदा ने मुझे तलाक दे दिया। वो तलाकनामा हमारे परिवार तक भी पहुंच गया। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही सब कुछ हो गया। नाहिदा ने मुझे पूरी तरह से तलाक दे दिया, जबकि झगड़ा बहुत ज्यादा नहीं था, बस मुंह से कुछ कड़वी बातें निकल गई थी। मैंने तो उसे अपनी पत्नी समझकर ही बातें की थी। मैंने सोचा, मैं विदेश में मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, उसके हाथों में देता हूँ, तो फिर वो मेरे सामने किसी और लड़के की तारीफ क्यों करेगी? क्यों कहेगी कि दूसरा लड़का सुंदर है या उसे पसंद है? ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। इसी वजह से हमारे बीच झगड़े शुरू हुए और उन्हीं झगड़ों से असली समस्या की शुरुआत हुई। फिर उसने मुझे तलाक दे दिया। उस समय मैं विदेश में था। तलाक के बाद मेरे घरवाले बोले, जो लड़की तुझे तलाक दे गई वो असल में अच्छी लड़की नहीं है, तो फिर से शादी कर। मैं बहुत उदास हो गया। तलाक के ठीक 3 महीने बाद नाहिदा ने परश भाई से शादी कर ली। जब देखा कि उसने परश भाई से शादी कर ली तो बहुत बुरा लगा। अगर किसी और से शादी करती तो शायद इतना दुख ना होता, लेकिन दुश्मन परश भाई से शादी करने पर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उदासी की वजह से मैं बुरी राह पर चल पड़ा। सऊदी के कुछ गलत जगहों पर जाने लगा, जहां बांग्लादेशी औरतें रहती थीं। वहीं मेरी मुलाकात नोवा से हुई। वो गलत कामों में शामिल थी, फिर भी मुझे वो अच्छी लगी। मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। अपनी सारी कमाई उसे ही दे देता था। धीरे धीरे हम बहुत करीब हो गए। नोवा मुझे मानसिक रूप से बहुत सहारा देती थी। कहती, बांग्लादेश की नाहिदा ने तुझे धोखा दिया, झूठी मोहब्बत का नाटक किया, उसने तुझे कभी प्यार ही नहीं किया। यह सुनकर मेरा झुकाव उसकी ओर और बढ़ गया। एक बार मैंने नोवा से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये बुरा काम छोड़ दो, हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। पहले तो वो मान नहीं रही थी, बोली कि कई सालों से यही काम कर रही है, लेकिन मैंने बहुत समझाया तो वो मान गई। आखिरकार उसने ये धंधा छोड़ दिया। फिर हमने एक घर किराए पर लिया। मैं फ्री वीजा पर जो भी काम मिलता करता, कोई बंधा बंधाया काम नहीं था। इससे हमारी जिंदगी ठीक ठाक चलने लगी। इसके बाद हमने सोचा इस देश में एक बिजनेस शुरू करेंगे। नोवा ने कहा, मेरे परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं है, तुम अपने घर से जितना ला सकते हो लाओ, मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा लाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। उस समय सऊदी में सब्जी का बड़ा मार्केट था। मैंने वहां एक दुकान ली। दुकान लेने के बाद मैंने खुद ही कारोबार शुरू किया। आधी रात को जो बागान होते थे वहां बहुत से बांग्लादेशी भाई काम करते थे। उनसे सर्दियों की तरह तरह की सब्जियां थोक में खरीद लाता। फिर मेरी पत्नी उन्हें घर ले जाकर पैक करती, एक सब्जी के साथ दूसरी मिलाकर सुंदर तरीके से सजाती, फिर मैं उन्हें बाजार में बेचता। इस कारोबार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। मेरी पत्नी ने बांग्लादेशी रुपयों में 2 लाख दिए, बाकी मैंने जमीन बेचकर जुटाए। मेरी छोटी बहन ने एक समिति से ब्याज पर 5 लाख रुपए निकाले। मेरे पिता ने भी कुछ जमीन बेचकर पैसे दिए। इस तरह पूंजी का इंतजाम हुआ। धीरे धीरे कारोबार अच्छे से खड़ा हो गया। इसी बीच नोआ बांग्लादेश गई, क्योंकि उसके पिता बीमार थे। उनका घर नोआखाली में था। नोआ 2 महीने अपने पिता की देखभाल और इलाज करके वापस आई। इस बीच कारोबार इतना अच्छा चल रहा था कि हमने एक बड़ी सब्जी की दुकान भी खोल ली थी। अलग अलग जगहों पर सब्जियां भेजते थे। जब नोवा वापस आई तब मेरा कफील यानी स्पॉन्सर, जो मध्यम उम्र का था, हमारे साथ रहने के बारे में नहीं जानता था। वो सोचता था कि हम सिर्फ पार्टनर बनकर कारोबार करते हैं, लेकिन नोवा को देखकर उसकी नजर उस पर टिक गई, क्योंकि सऊदी में घर का काम करने वाली औरतें अक्सर लंबी, खूबसूरत और फैशनेबल होती हैं। नोवा भी भले सब्जी मार्केट में काम करती थी, मगर बहुत आकर्षक लगती थी। इससे कफील ने सीधे दबाव डालना शुरू किया। वो नोवा के साथ गलत रिश्ते में जुड़ना चाहता था। धमकी देता कि अगर वो राजी नहीं हुई तो हमारी दुकान छीन लेगा। उस समय तक हमने कारोबार से लगभग 70-80 लाख रुपए कमा लिए थे। इतना पैसा अटका हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मैंने नोवा से प्यार करके शादी की थी।
उसे खो दिया तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो जाती। इसी बीच नोवा ने अचानक एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मैं बांग्लादेश जाकर पता किया है, अब अगर 1.5-2 करोड़ रुपए हो तो एक पेट्रोल पंप लिया जा सकता है। हम दुकान बेच देते हैं और नोआखाली जाकर पेट्रोल पंप का कारोबार शुरू करते हैं। इससे हमारी आमदनी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि अगर सऊदी वाला दुकान छीन ले तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे लगा उसकी बात बिल्कुल सही है। फिर हमने दुकान बेच दी और नोआखाली लौटकर पेट्रोल पंप का कारोबार शुरू किया। हमारे पास जो पैसे थे उन्हीं पैसों से हमने जमीन समतल करने और चारों तरफ काम शुरू किया। मुझे कहा गया था कि जब काम पूरा होगा तब हम बैंक से लोन उठाएंगे। उसकी बात मानकर मैंने सुईधर का दुकान बेच दिया। वो दुकान सिर्फ मेरी नहीं थी, उसमें उसका भी हिस्सा था। दुकान बेचने के बाद हमारे पास पासपोर्ट था, इसलिए हमने एक ही रात में दुकान बेचकर उसी रात बांग्लादेश लौटने का फैसला किया ताकि कफील हमें रोक न सके। एक और बात, मैं काफी दिनों से कफील से झूठ बोल रहा था कि नोवा के पिता की मृत्यु हो गई है। सच तो ये था कि मैं उसके पिता की कब्र देखने नहीं जा सका। उस समय वो हमें दस्तावेजों से मदद कर रहा था। छुट्टी के लिए पहले से आवेदन दिया हुआ था, इसलिए हम किसी भी समय 1 महीने के भीतर जा सकते थे। दुकान बेचने में परेशानी ना हो, इसलिए मैंने चोरी छुपे दुकान बेच दी और लेटर भी ले लिया। देश वापस आने के बाद मैं अपने चटगांव के घर नहीं गया, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी और मेरे माता पिता को मेरे खिलाफ बदनाम कर गई थी। इसलिए चटगांव की बजाय मैं नोआखाली गया। नोआखाली पहुंचने के बाद मैंने सड़क किनारे एक बड़ा और सुंदर स्थान देखा। मुझे बताया गया कि यहाँ हम पेट्रोल पंप बनाएंगे। हमारे पास लगभग 80 लाख टका था, जो हम सऊदी अरब से लेकर आए थे। उसी पैसे से हमने पेट्रोल पंप शुरू किया। पेट्रोल पंप की जमीन उसके मामा के नाम पर थी। देश लौटने के बाद हमने शादी कर ली। मेरे पास कोई गवाह नहीं था। उसके माँ बाप और रिश्तेदारों ने मिलकर शादी पूरी कराई। मैं परिवार को सरप्राइज देना चाहता था। नाहिदा के जाने के बाद मेरे माँ बाप मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते थे। मैंने नाहिदा से झूठ बोलकर शादी नहीं की, बल्कि उसके भाई का रिश्ता टूटने के बाद ही शादी की। मैं अपने परिवार को दिखाना चाहता था कि मैं एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ और मेरी पत्नी नाहिदा से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक है। शादी के बाद हमने व्यापार शुरू किया। उसी जगह को मैंने उसके रेफरेंस से किराए पर लिया। उसका चाचा चाहता था कि वो जगह उसके पास बिके, मेरे पास नहीं। इसलिए 80 लाख टका मैंने उसके चाचा को दिए। फिर वो जगह नीलामी में नाहिदा के नाम कर दी। उसके परिवार ने स्टैंप और सिग्नेचर किए, लेकिन असली मालिकाना हिस्सा मेरा ही रहा। रजिस्ट्री नाहिदा के नाम हो गई और सब कुछ ठीक से पूरा हो गया। लेकिन पंप बनाने के लिए और पैसे चाहिए थे, लगभग 1.5 करोड़। अब वो पैसा कहां से आएगा? लोन के लिए कई जगह जाने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। धीरे धीरे मैंने अपने परिवार से बात की। मैंने अपने मामा से भी बात की, जो कृषि बैंक में नौकरी करते थे। फिर मैं मामा को नोआखाली ले गया और पूरा पेट्रोल स्टेशन दिखाया। मामा ने कहा, मैं कृषि बैंक में काम करता हूं। इस पेट्रोल पंप के लिए बैंक से पैसा दिला पाना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि यह कृषि क्षेत्र का लोन नहीं है। लेकिन जगह देखने के बाद मामा बोले, मैं तुझे 50 लाख टका का लोन दिला दूंगा। मैंने कहा, मामा अगर 20 लाख और बढ़ा दिया जाए तो कुल 70 लाख हो जाएगा। मामा मान गए, लेकिन यह 70 लाख का लोन हमारे घर, जमीन और संपत्ति के नाम पर होगा। मेरे पिता पहले कृषि कार्य से जुड़े थे और उनकी कई कृषि अधिकारियों से अच्छी जान पहचान थी। इसलिए यह लोन मूल रूप से मेरे पिता के नाम से पास होगा और मैं सह ऋणग्राही रहूंगा। इसके बाद धीरे धीरे मैंने बैंक से 70 लाख टका का लोन उठाया। वह पैसा पूरा का पूरा मामा ने मुझे दे दिया। मामा जो कृषि बैंक में उच्च पद पर थे, उन्होंने कई जगहों पर मेरे बिजनेस प्लान को दिखाया। नतीजतन लोन पास हुआ और मेरे हाथ में लगभग 80 लाख टका आया। 70 लाख लोन प्लस 10 लाख और साथ ही मैंने सऊदी अरब से भी पैसा लाया। इन पैसों से हमने नोआखाली का पेट्रोल पंप पूरा किया। पंप छोटा था, लेकिन अच्छे ढंग से शुरू हो गया। शुरुआत में मुनाफा ज्यादा नहीं हुआ। बैंक का लोन चुकाने के बाद हाथ में ज्यादा पैसा नहीं बचता था, इसलिए मैं काफी हद तक खाली हो गया। तब मैंने सोचा, अब क्या किया जाए। आखिरकार मेरे एक दोस्त जो कुमिल्ला के रहने वाले थे ने कहा कि सब्जी मार्केट में एक बड़ा दुकान बिक रहा है, मैं उसे ले सकता हूँ। हमारा कफील हमें ब्लॉक नहीं कर रहा था, नोवा को भी ब्लॉक नहीं किया था, इसलिए हम कभी भी जा सकते थे। मेरी पत्नी नोवा ने कहा कि वह मलेशिया जाएगी।
मैंने कहा ठीक है, हम सऊदी अरब भी जाएंगे और उस सब्जी की दुकान को भी देखेंगे। दुकान व्यापार के लिए अच्छा था, उसमें से मुझे कुछ कमाई भी हो रही थी। शुरू में 2-4 लाख की आमदनी होती थी, कोई तनाव या दबाव नहीं था। लेकिन अचानक नोवा ने कहा कि वह मलेशिया जाएगी व्यापार के लिए। तब मैंने सोचा कि बांग्लादेश में पेट्रोल पंप बंद करके किसी और देश में व्यापार शुरू किया जाए। नोवा मलेशिया चली गई और वहां जाकर उसने फोन बंद कर दिया। कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। बाद में मैंने उसके माँ बाप से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि नोवा मलेशिया गई है और फोन बंद है। कुछ दिन बाद मैंने फिर कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। ना उसके माँ बाप से बात हो पा रही है, ना ही नोवा से कोई संपर्क हो रहा है। पेट्रोल पंप पर 2 लड़के काम करते थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा ये पेट्रोल पंप उसका बड़ा भाई देखता है। बड़ा भाई एक राजनेता है, बहुत बड़ा नेता। वही पंप चलाता है, पैसा उठाता है और सब कुछ संभालता है। नोहा का उससे कोई संपर्क नहीं है। तब मैंने सोचा, अगर अचानक सऊदी का कारोबार छोड़कर मैं बांग्लादेश लौट आता हूं तो मेरा सऊदी कारोबार भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं लगभग 1 महीने बांग्लादेश में रहा, लेकिन ना नोहा से, ना उसके भाई से और ना ही परिवार के किसी सदस्य से मेरा कोई संपर्क हो पाया। देश लौटने के बाद मुझे बताया गया कि नोहा मलेशिया में मर गई है। मैं हैरान रह गया, सोचा मलेशिया में कैसे मर सकती है। उन्होंने कहा यह एक एक्सीडेंट था, शव की हालत बहुत खराब थी। हम मलेशिया में ही उसे दफनाए और सरकारी कागजात भी बना लिए। लेकिन क्या यह सच था? मुझे लगा कि यह सब परिवार की साजिश है। मैंने 1 महीना मलेशिया में रहकर भी कुछ नहीं जाना, ना ये कि कब और कहां दफनाया गया, ना ये कि मौत कैसे हुई। कुछ भी पता नहीं चला। जब मैं नुआखाली लौटा तो सुना कि उसे दफनाया जा चुका है और उसके भाई ने डेथ सर्टिफिकेट भी निकाल लिया है। मैंने देखा कि उसका भाई व्यापार चला रहा है। तब मुझे यकीन हो गया कि नोहा मरी नहीं है, ये उसके भाई और परिवार की मिलीभगत से फैलाया गया झूठ है। चूंकि नोआ के साथ मेरे कई लेन देन थे, इसलिए मैंने नुआखाली में मुकदमा दर्ज किया। पहले चटगांव में केस हुआ, फिर नुआखाली ट्रांसफर हो गया। लेकिन जांच के दौरान पता चला कि जो लड़की मरी बताई गई, उसका डेथ सर्टिफिकेट पहले से ही तैयार था। अब जबकि दस्तावेज बना दिए गए थे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। नुआखाली में मेरा कारोबार उसका भाई ही देखता और चलाता रहा। उसी की वजह से मेरा सऊदी कारोबार भी बंद हो गया। मेरे पिता लोन चुका नहीं सके, इसलिए पुलिस के जरिए उन्हें मजबूर किया गया। हमारी जमीन जायदाद और घर सब जब्त हो गया। नुआखाली में ऐसा कोई नहीं था जिसे मैंने ना दिखाया हो। मैंने ये मामला एक ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचाया जो अब बहुत प्रभावशाली है। उसने सारे कागज देखने के बाद सिर्फ इतना कहा, लड़की मर चुकी है, अब तुम कर ही क्या सकते हो। अब मैं बता रहा हूं कि देश में बैठकर मैंने क्या किया। मलेशिया जाने से पहले मेरी जान पहचान एक बांग्लादेशी भाई से थी। उसके जरिए लगभग 1.5 साल बाद मुझे अंदाजा हुआ कि नोवा ने उस देश में शादी कर ली है। मुझे पता चला कि नोहा ने जिस लड़के से शादी की है वो हमारे ही इलाके का सिलहट का लड़का है। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पिता जेल में थे, मेरा छोटा भाई सड़कों पर भटकता फिर रहा था। मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था जो मैं सऊदी अरब से लाया था। बड़ी मुश्किल से उस भाई की मदद से मुझे मलेशिया में नोहा के पति का नंबर मिला। फोन पर सारी बात बताने के बाद उसने कहा, 2 महीने पहले नोहा से मेरा तलाक हो गया, हम साथ नहीं रहते, वो यहां से कहीं और चली गई है, अब कहां है ये कोई नहीं जानता। इधर नोआखाली में उसका भाई धड़ल्ले से कारोबार चला रहा था। बाद में मैंने सुना कि नोहा ने फिर शादी कर ली है। किससे और कहां ये मुझे नहीं मालूम। मलेशिया में उसने एक बड़े आदमी से शादी की, फिर वहां से फ्रांस चली गई सारा पैसा वैसा लेके। फ्रांस जाकर उसने बांग्लादेश के ही एक और आदमी से शादी की और वहां घर गृहस्थी बसाई। उसके 2 बेटियां और 1 बेटा है। कई साल बाद 2021 में मैंने जांच पड़ताल करके ये सब पता किया। नोहा ने कुल 3 शादियां की, 2 छोड़ दी और 1 के साथ अब गृहस्थी चला रही है। मैंने लाख कोशिश की उसे पकड़ने की, पर कभी सफल नहीं हुआ। फोन करता लेकिन वो कभी रिसीव नहीं करती। नोहा का भाई मुझे सीधी धमकी देता और कहता, अगर तूने फिर से बात की तो तुझे मार डालेंगे। हमारी बहन को जैसे मार दिया वैसे ही तेरा भी अंत करेंगे। मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। आखिरकार मैंने आत्महत्या करने की सोची। एक चाचा के घर जाकर जहर खा लिया लेकिन मर नहीं सका। लोग मुझे अस्पताल ले गए। 2021 के आखिर में मोहल्ले के लोग मिलकर मुझे फिर से सऊदी अरब भेजते हैं। वहां मैंने तीसरी बार हज किया। हज पूरा करने के बाद मैंने ठान लिया कि अब ऐसा कुछ करूंगा जिससे मुझे दिल से सुकून मिले।
मैंने मस्जिद में क्लीनर की नौकरी पकड़ ली। मस्जिद की सफाई करता हूँ। लगभग 1 साल से यही काम कर रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। नोआ का भाई नोआ खाली में पेट्रोल पंप, गाड़ियों का गैराज और ढाका में भी कारोबार चला रहा है। नोआ फ्रांस में अपने पति और बच्चों के साथ सुखी जीवन बिता रही है। मैं अल्लाह की मेहरबानी से अच्छा हूँ। 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, 2 मुट्ठी रोटी खाता हूँ और दिन भर मस्जिद साफ करता हूँ। लेकिन मेरे मन में आज भी एक सवाल है, जिस इंसान ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया, क्या उसका कभी हिसाब होगा? क्या उसे कभी पछतावा नहीं होता? जिसने मुझे इतना दुख दिया, क्या उसकी यादें उसे सताती नहीं? आज भी मैं रात भर जागकर मोबाइल में उसकी तस्वीरें देखता हूं और रोता हूं। मुझे पता है ये सुनकर बहुत लोग मुझे गालियां देंगे, फिर भी दुनिया के सारे लोग उसे चाहे नफरत करें, मैं आज भी नोहा से नफरत नहीं कर सकता।